स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास है बेटा मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है बेटा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो हमारा लास्ट लेक्चर था। अब बेटा अगर मोलैलिटी के अंदर बात करें तो मोलैलिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम सोलवेंट है, 1 केजी बेटा अगर हमारे पास सोलवेंट है तो 1 केजी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बेटा हम बोलते हैं मोलैलिटी, जिसको बेटा हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ठीक है बेटा, और अगर बेटा हम बात करें 1 केजी सोलवेंट, इसको बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज़ 1000 ग्राम सोलवेंट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा मोलैलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन और प्रेजेंट इन 1 केजी सोलवेंट। ठीक है बेटा, अगर बेटा हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला तो बेटा यही बन जाएगा, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट बेटा। ठीक है बेटा, हम सोलवेंट का मास लेंगे, मास ऑफ सोलवेंट, और बेटा सोलवेंट का मास हमें किस में लेना है, किलोग्राम में, केजी के अंदर लेना है हमें। दूसरा बेटा, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, अगर हमें सोल्यूट का मास गिवन है तो बेटा हम उससे, जो हमें गिवन मास है सोल्यूट का, हम उससे बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होता है, WB डिवाइड बाई MB। WB क्या है, जो सोल्यूट का गिवन मास आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, और बेटा आपके पास ये जो MB क्या है, दैट इज मोलर मास। उसका मोलर मास का मतलब उसका एटॉमिक मास भी हो सकता है बेटा और मोलिकुलर मास भी, तो ये हो जाएगा बेटा दैट इज मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद रखना मोलर मास बेटा दोनों मास हो सकते हैं, ये एटॉमिक मास भी हो सकता है बेटा, इट में भी एटॉमिक मास, और इट में भी बेटा मोलिकुलर मास, इट में भी मोलिकुलर मास। ठीक है, तो बताओ अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह बेटा ये पुट करते हैं तो बेटा मोलिलिटी बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज़ WB डिवाइड बाई MB। और अभी भी अगर हमें मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में है तो हम लिख देंगे बेटा दैट इज़ WA हो जाएगा बेटा मास ऑफ सोलवेंट, ये हमें किलोग्राम में दे रखा है। ठीक है, ये बेटा मास ऑफ सोलवेंट को हम डिनोट कर लेंगे, दैट इज़ WA। ठीक है बेटा, अगर मान लो बेटा हमें सोलवेंट का मास किलोग्राम में गिवन नहीं है, ग्राम में गिवन है, तो बेटा इस सोलवेंट के मास को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स M, ये तो सेम ही रहेगा WB डिवाइडेड बाई MB। ठीक है बेटा, और अगर मान लो बेटा ये सोलवेंट का मास हमें ग्राम में गिवन है, ठीक है, तो बेटा इसको हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 आपका न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा अगर हम डिस्कस करते हैं कि मोलैलिटी की बेटा यूनिट क्या होगी, तो वो बेटा ध्यान से देखना आप लोग एक बार। मोलैलिटी की यूनिट बेटा, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ आप यहीं से निकाल सकते हो, ये मोल्स प्रेजेंट हैं किस में बेटा, 1 केजी सोलवेंट में। इट मीन्स बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, दैट इज़ मोल पर केजी, मोल पर केजी। थर्ड बेटा इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या बताओ मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बेटा मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, क्यों, क्योंकि बेटा मोलैलिटी में सोलवेंट का मास इन्वॉल्व है, ठीक है, वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। और टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, मास चेंज नहीं होता। इट मीन्स हम बोल सकते हैं बेटा मोलैलिटी is independent of temperature, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि भाई मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। रीज़न क्या हो गया बेटा इसका, अगर हम रीज़न लिखना चाहें तो रीज़न यही है, बिकॉज इट इन्वॉल्व, मतलब मोलैलिटी इन्वॉल्व मास विच डज नॉट चेंज, बिकॉज मोलैलिटी इन्वॉल्व
mass of solution, and mass does not change with temperature, and mass does not change with temperature। ठीक है बेटा, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा जो हम बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो हमारे पास आती है बेटा, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, ये एक्चुअली में रेशियो है। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मैं कहता हूँ मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और एक मेरे पास है बेटा कंपोनेंट बी। ठीक है, आपको पता है जनरली हम ए जो है वो सोलवेंट को डिनोट करता है, बी सोल्यूट को डिनोट करता है। तो मान लेते हैं बेटा इस ए कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं एन ए, और बेटा बी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है बेटा वो मान लेते हैं दैट इज़ एन बी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लो बेटा मुझे ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो इसका बेटा तरीका क्या होगा, हम ए कंपोनेंट के मोल ऊपर रखेंगे एन ए डिवाइडेड बाई बेटा टोटल मोल, दैट इज़ एन ए प्लस एन बी। इसी तरह मान लो बेटा मुझे बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो एक्स बी, इसको बेटा हम कैसे निकालेंगे, बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई बेटा टोटल मोल्स, दैट इज़ एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इट मीन्स एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। ठीक है, कि भाई जो टोटल आपके पास मोल हैं वो, और बेटा जो भी आपके पास गिवन कंपोनेंट के मोल हैं, सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles present in the solution, ठीक है भाई। एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन बेटा एक रेशियो है, किसका बेटा, आपके पास वन कंपोनेंट के मोल, जैसे बेटा अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ तो मैं ए के मोल ऊपर रखूँगा, डिवाइडेड बेटा आपके सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं। तो आपको पता है अगर आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो ए के मोल एन ए हो गया बेटा, बी के मोल एन बी हो गया, तो टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक है बेटा, इट मीन्स अगर आपको बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो सॉल्यूशन के अंदर बी की कितने मोल है बेटा, डिवाइड बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक है बेटा, अगर बेटा इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट नहीं होंगी, क्योंकि बेटा एक्चुअली में ये भी क्या है एन ए, ये भी मोल है, और नीचे भी बेटा क्या है मोल ही तो है, एन ए प्लस एन बी है तो टोटल मोल ही बेटा, तो मोल डिवाइड बाई मोल, तो इट मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इट मीन्स बेटा इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बेटा डायमेंशनलेस का मतलब हो गया इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली में सेम यूनिट का ही तो रेशियो बेटा, न्यूमिनेटर पार्ट में भी मोल है और बेटा डिनोमिनेटर पार्ट में भी मोल है, तो सेम यूनिट का रेशियो है बेटा ये। ठीक है, दूसरा बेटा इसमें अगर हम बात करें कि जो मोल फ्रैक्शन की बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 होगी। इट मीन्स दो कंपोनेंट है ए और बी, ए के मोल फ्रैक्शन एक्स से बेटा, बी के मोल फ्रैक्शन बेटा एक्स बी, तो दैट इज़ एक्स ए प्लस एक्स बी, ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। चाहे बेटा सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो, आपको सर अगर 5 कंपोनेंट होते तो बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स सी, सभी की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती, कितने भी कंपोनेंट हो बेटा। तो अगर आप दोनों की वैल्यू को कंबाइन करोगे बेटा तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं बेटा ये भी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है बेटा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज़ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं, उसने हमें ये गिवन है कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है जहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, एक इथेनॉल है C2H5OH जिसको हम इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं बेटा, इथेनॉल
या बेटा इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, और बेटा इसी का नाम है, दूसरा इसका नाम होता है बेटा कॉमन नेम ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल, ये जो बेटा ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अल्कोहल यूज़ होता है वो इथेनॉल ही होता है, मिथेनॉल यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो कंपोनेंट इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। वो कहता है भाई जो इथेनॉल के मोल हैं, सपोज करो बेटा वो आपके पास 2 मोल हैं, और बेटा वो कह रहा है वाटर के मोल हैं 5 मोल हैं। तो बताओ भाई दोनों के मोल फ्रैक्शन। तो बहुत आसान है बेटा, हम इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को बेटा हम x से डिनोट करेंगे। इथेनॉल, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल ऊपर रखो, तो इथेनॉल के कितने मोल है बेटा 2 मोल, डिवाइड बाय टोटल मोल 2 + 5, 2 + 5। इसी तरह बेटा अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने वाटर के, तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल ऊपर रखो। वाटर के कितने मोल हैं 5 मोल, 5 डिवाइड बाय टोटल मोल 2 + 5। इसको बेटा हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टर्म आ रही है बेटा, वो बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मेलिटी। एक बेटा हमारे पास टर्म आती है दैट इज़ नॉर्मेलिटी, ठीक है बेटा। बेटा नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल N से, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, नॉर्मेलिटी होती है कि अगर मान लो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है भाई। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं उसको बोलते बेटा नॉर्मेलिटी। आप कहोगे सर मोल तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये बेटा हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे मैं आपको ये और बताता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मैं कंपेरिजन करता हूँ। आपको पता है जो भी हमें गिवन मास होता है, ठीक है बेटा, हम उसको डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से, ठीक है। तो बताओ आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, ये आते हैं बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। अगर बेटा मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो बेटा जो हमें गिवन मास होता है दैट इज गिवन मास, उसको बेटा हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से, दैट इज इक्विवेलेंट मास से। अब आप कहोगे सर मोलर मास तो हमें पता है, भाई जो भी मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, जो एटम है उसका मास डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेटा, तो बेटा इक्विवेलेंट मास अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग निकलते हैं। तो मैं आपको कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम जैसे आप हायर क्लासेस में होगे, 12th में होगे, जब डिस्कस कर लेंगे बेटा। जैसे बेटा एसिड का निकालने का तरीका होता है, बेस का बेटा निकालने का एक तरीका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेटा एक अलग मेथड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का बेटा एक अलग मेथड होता है, और बेटा जो सोल्ट्स होते हैं उनका एक अलग मेथड होता है। अभी बेटा मैं एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ बेटा। बेटा एसिड के जो केस में हम लेते हैं एसिड की बेसिसिटी, ठीक है बेटा। और बेटा बेसिसिटी का मतलब है कि आपका एसिड कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो कि ये बेटा डोनेट कर सकता है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल, डोनेट, या बेटा हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, कि भाई उस एसिड से कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ तो मुझे पता है भाई यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है एसिड की हम बेसिसिटी लेंगे बेटा, या इसको हम बोलते हैं बेटा एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर बेटा। तो बताओ इसकी बेसिसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, आपके पास 2 हो जाएगी। इसी तरह मान लो बेटा आपके पास HCl है, बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है बेटा। आपके पास है H3PO4, बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा बेस की हम लेंगे एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब है कि भाई आपका बेस कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन बेटा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन जो डोनेट कर सकता है। या बेटा इसको हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज और नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल
OH नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने NaOH लिया, बताओ कितने OH डिस्प्लेस हो सकते हैं, 1, तो इसकी बेटा एसिडिटी होगी 1, बेस की हम एसिडिटी लेंगे बेटा। ठीक है, इसी तरह बेटा मान लो मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, इसकी बताओ बेटा आपके पास कितनी होगी, कितने OH नेगेटिव आयन है 2, तो बताओ इस बेस की एसिडिटी कितनी होगी 2। बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, बताओ इसकी एसिडिटी बेटा कितनी होगी, दैट इज़ 3। ठीक है, तो बेटा हम करेंगे क्या, जो ये गिवन मास है पहले तो बेटा हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो बेटा फॉर एग्जांपल मुझे मान लो बेटा इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 का, ये निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो बेटा अगर मैं H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालता हूँ, इक्विवेलेंट मास, तो इसका बेटा तरीका क्या होगा, जो इसका मोलर मास है, ठीक है, मतलब जो इसका मोलिकुलर मास होगा बेटा मैं उसको डिवाइड करूँगा इसकी बेसिसिटी से, एसिड की हम बेसिसिटी लेंगे। ठीक है, तो बताओ इसकी बेसिसिटी बेटा कितनी है आपके पास, H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकते हैं, यहाँ से 2 H पॉजिटिव आयन रिमूव हो सकते हैं बेटा जब ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेटा इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे पता है सल्फ्यूरिक एसिड का भाई मास कितना आएगा, मोलिकुलर मास, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, सल्फर का बेटा 32, 1 ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, ये बेटा टोटल आएगा 98। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूँगा, 98 डिवाइड बाई 2, तो बेटा आपके पास कितना आ गया, दैट इज़ 49। तो बताओ ये क्या हो गया बेटा, 49 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मुझे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो जो भी इसका मोलिकुलर मास है बेटा, इसका मोलिकुलर मास आएगा, सोडियम का 23 मास होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, बेटा टोटल आएगा 40। तो बताओ इसकी बेटा जो एसिडिटी होती है, बेस की हम एसिडिटी लेंगे कितनी है 1, तो इसको बेटा 1 से डिवाइड कर देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा 40। इट मीन्स जो भी आपको बेटा गिवन मास है आप उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे। इक्विवेलेंट मास एसिड का कैसे निकाला जाएगा, जो भी उसका मास होता है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दोगे एसिड की बेसिसिटी से, मतलब जितने H पॉजिटिव आयन आपका एसिड रिलीज कर सकता है। इसी तरह बेटा बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, बेस का मोलिकुलर मास निकालो और जितने वो OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकता है उसे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बेटा अब हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा हम नॉर्मेलिटी का यही फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज़ पहला फॉर्मूला तो बेटा यही हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा हम किस में लेंगे, ये हम लीटर के अंदर लेंगे। अब बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ कैसे निकलेगा, नॉर्मेलिटी को बेटा हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज गिवन वेट WB डिवाइड बाय बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट, दैट इज EB। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट मास है या इक्विवेलेंट वेट। अगर बेटा मान लो वॉल्यूम लीटर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा एक फॉर्मूला मोर बना सकते हैं, दैट इज WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट, EB इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बेटा। और अगर मान लो बेटा वॉल्यूम ml में है तो इसको बेटा हम क्या कर सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बेटा हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आपका न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। WB बताओ क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। बेटा EB आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ये मैंने पूरा आपको तरीका बता दिया है। ठीक है बेटा, और V तो आपको पता है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटा इसकी यूनिट निकालना चाहें तो बेटा हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। पता है बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा। और आपको पता है नॉर्मेलिटी में हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपको पता है वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, इसीलिए बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज नॉर्मेलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, क्योंकि बेटा नॉर्मेलिटी में इन्वॉल्व है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इट इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, और आपको पता है वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज करता है।
ठीक है बेटा।